तो जितने भी हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें इंडियन इकोनॉमी का प्लानिंग पार्ट आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंस की मूवमेंट चल रही थी तो उसमें दो सेंटिमेंट्स थे, वो इंडियन इकोनॉमी में अपने आप आ गए। एक तो जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का कल्चर है, वो तो क्योंकि यूनाइटेड किंगडम्स की इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी और इसलिए वहाँ से इंडिया ने कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो वहाँ से उन्होंने लर्न किए। और उसी समय के ऊपर जो कार्ल मार्क्स और कार्ल मार्क्स के बाद लेनिन, स्टालिन, ये सभी रशिया में मेन पर्सनालिटीज हुई, उनसे पूरे विश्व भर में सोशलिज्म या कम्युनिज्म की एक वेव आई। और वो 1929 में तो पूरे वर्ल्ड को स्वीप करने वाली बात हो गई, क्योंकि जितनी भी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज थी वो 1929 1929 में वो सभी जो इकोनॉमीज थी वो रिसेशन में चली गई। और उस समय ओनली वन इकोनॉमी वाज परफॉर्मिंग वेरी वेल। एक ही इकोनॉमी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी और वो इकोनॉमी थी रशिया की। तो रशिया का जो इम्पैक्ट था वो ड्यू टू सक्सेस बहुत कन्विंसिंग हो गया। और उसके साथ ही जो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इंडियन इंडस्ट्री को ग्रो करने का चांस दे दिया, और उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने भी एक कंडूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिससे हमारी इंडस्ट्री और ग्रो की। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मतलब ये है कि इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज भी बढ़ेंगे। अगर एम्प्लॉयज बढ़ते हैं तो उनकी यूनियंस बनेंगी। तो यूनियंस को मार्क्सिज्म बहुत ज्यादा अपील करता था, क्योंकि मार्क्सिज्म की जो कम्युनिज्म की थ्योरी थी वो उनके जो फैक्ट्रीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स थे उनके ऊपर फोकस थी। और वो फैक्ट्रीज के जो वर्कर्स थे उनकी प्रॉब्लम्स को बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते थे और उनको रिड्रेस करने के लिए उन्होंने अच्छी थ्योरीज बनाई जो बाद में लेनिन साहब ने इम्प्लीमेंट की। तो ये सभी एक ऐसा माहौल बना कि कांग्रेस जो हमारी उस समय मेन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की पार्टी थी, उसमें भी एक दो ग्रुप्स बन गए। वन वाज राइट विंग ग्रुप एंड अदर वाज लेफ्ट विंग ग्रुप। लेफ्ट विंग या सोशलिस्टिक ओरिएंटेशन वाला ग्रुप, महात्मा गांधी जी जो थे ही वॉज ए राइट विंगर। पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे ये इनकी सोशलिस्टिक ओरिएंटेशन थी। जब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारे पास लीडरशिप का एक कंसिडरेबल पार्ट था, उसकी जो लीनिंग्स थी या जो उसका झुकाव था वो सोशलिज्म की ओर था। लेकिन इंडिया ने कभी भी सोशलिज्म को एक्सक्लूसिवली अडॉप्ट नहीं किया। उससे उसको समझा और समझने के बाद उसको इंडियन हालात के हिसाब से उसको उसके जो अच्छे पॉइंट थे या जो इंडियन सिचुएशन को सोशलिज्म के जो पॉइंट थे जो सूट करते थे वो उन्होंने अडॉप्ट किए। और उनमें से एक था प्लानिंग का। तो अब प्लानिंग के बारे में हम क्या स्टडी करेंगे, इसकी बैकग्राउंड और प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लानिंग कमीशन, उसकी कंपोजिशन, फंक्शंस। और एक मैंने आपको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल पहले भी करवाई हुई है इंडियन पॉलिटी में। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो प्लान की प्रायोरिटीज स्पेसिफाई करती है और उसको अप्रूव भी करती है। फिर 5 ईयर प्लान, जो हम फर्स्ट प्लान से 12th प्लान तक इसको स्टडी करेंगे। सेक्टरल ग्रोथ रेट इन 5 ईयर प्लान्स, इसको भी हम एक बार अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और उसके बाद इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट तो है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की नेचर, टाइप्स और उसका मैग्नीट्यूड। जो अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स होती हैं, एक तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एक डिस्गाइज्ड होती है, एक सीजनल होती है, एक ओपन होती है, और अनदर इज दिस इंडस्ट्रियल, और उसके बाद फ्रिक्शनल, एंड देन वी हैव गॉट साइक्लिकल। तो मैग्नीट्यूड में यूजुअल स्टेटस, करंट वीकली स्टेटस और करंट डेली स्टेटस। और इस तरह से कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे पोवर्टी है, पोवर्टी की टाइप्स, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, कॉजेज उसके कारण, कॉमिटीज एंड मेजरमेंट,
और उसकी कैसे मेजरमेंट की जाए, ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मैटर है। या ऐसे हम इसे कह सकते हैं कि दिस इज़ समथिंग कंटीन्यूअसली डेवलपिंग। पॉवर्टी के कई मॉडल हैं। रिसेंटली तेंदुलकर मॉडल वाज़ वेरी मच फेमस और उसके बाद भी काफ़ी कुछ आ गए हैं। और देन इम्पोर्टेंट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। तो ये हमारा जो पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद कुछ मॉडर्न डेफिनेशंस हैं व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। मिसलेनियस में इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स जो हमारे रिसेंट हो गए, हम 1920 वाले स्टडी करेंगे। और उसके बाद मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये भी दे आर लिविंग बीइंग्स, आप इसे ऐसे मान सकते हो। और ये लगातार ग्रो कर रहे हैं, इसमें एडिशनल पैरामीटर्स ऐड होते जाते हैं। और इसी तरह से एमडीजी की भी को भी हम सेम प्लेन पे ट्रीट कर सकते हैं। तो प्लानिंग जो हिंदुस्तान में थी, ये कब स्टार्ट हुई? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लानिंग हिंदुस्तान में स्टार्ट हुई 1930s में। तो प्लानिंग स्टार्ट होती है 1930s में। एक एम एन रॉय साहब आएंगे। इंडिपेंडेंस से पहले कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग बोर्ड एस्टेब्लिश किया था 1944 टू 1946 के बीच। इंडिपेंडेंस से पहले जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी या जो हमारे कई इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने 3 डेवलपमेंट प्लान्स जो है वो पब्लिश की 1944 में। जो इंडिया के रीडर्स थे, उन्होंने इंडिया के जो लीडर्स थे, उन्होंने फॉर्मल इकोनॉमिक प्लानिंग को इंडिपेंडेंस के बाद अडॉप्ट कर लिया। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि गवर्नमेंट है, इंडिया वेलफेयर स्टेट है, एवरीथिंग कैन नॉट बी लेफ्ट टू मार्केट फोर्सेस। हिंदुस्तान एक वेलफेयर स्टेट है, लोक भलाई करने वाला एक नेशन बन गया इंडिपेंडेंस के बाद। और अब अगर ऐसी नेशन है, उसने ट्रूली अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, तो वो जो सभी फोर्स इकोनॉमी को मार्केट फोर्सेस के ऊपर नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए गवर्नमेंट को सिग्निफिकेंटली इंटरवीन करना पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी में। तो उसके लिए उन्होंने इंडियन इकोनॉमी की फास्ट ग्रोथ के लिए और सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए उन लोगों ने फिर जो एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया, वो ये था कि दे विल डेवलप इंडियन इकोनॉमी इन ए प्लान्ड फैशन। तो अब जब प्लानिंग का प्रोसेस शुरू हुआ, तो ये शुरू में तो ऐसे था, हमारे पास डोमर एक फ्रांस के इकोनॉमिस्ट थे, डोमर। डोमर और महालनोबिस ने प्लानिंग बनाई। और इवन जो हमारा प्लानिंग का प्रोसेस था कि आपने कैसे प्लान करना है, आपकी क्या प्रायोरिटी चाहिए, प्रायोरिटाइजेशन का प्रोसेस और प्लान इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस, ये भी लर्निंग बाय डूइंग से, जो हमारी फर्स्ट प्लान से लेकर डेवलप्ड प्लान तक, इसमें काफ़ी चेंजेस आए। और हमारी जो प्लानिंग प्रोसेस था आफ्टर 8th ईयर प्लान, ये काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटिव नेचर में हो गया। क्योंकि प्लान फॉर्मुलेट सेंटर में होती है, एग्जीक्यूट स्टेट्स में होती है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारा प्लानिंग प्रोसेस के भी जो डायनामिक्स थे वो होते रहे और वो भी समय के साथ इवॉल्व होता रहा। तो 4 decades of planning show that Indian economy a mix of public and private enterprise। तो हिंदुस्तान जो था पहले 40 वर्ष पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइज के मिक्सचर में ग्रो हुआ। तो इसमें थोड़ा-सा ऐसे था कि पब्लिक सेक्टर के ऊपर अनड्यू रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर दी गई। इसके बारे में जैसे विद द समय आएगा मैं आपको बताता रहूँगा। तो इंटेंशंस वर गुड। कई बार ऐसा होता है कि आप काम अच्छा करना चाहते हो, कोई अच्छे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्लान करते हो, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला है कि प्लानिंग कैसे करनी है,
ये भी समय के साथ इवॉल्व होता रहा और इसमें लर्निंग बाय डूइंग का प्रोसेस, पहले प्लान बनाते हो, उसको एग्जीक्यूट करते हो, फीडबैक लेते हो, फिर अपनी जो लिमिटेशंस हैं या जो आपसे एरर्स, ओमिशंस है एटसेट्रा हुई हैं, उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो और उस फीडबैक के आधार के ऊपर आप एक नई प्लान बनाते हो। तो इम्पोर्टेंट जो हमारे पास कुछ फैक्चुअल डेटा है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उस फैक्चुअल डेटा में से मैं हमारे पास एक इंडिया के इकोनॉमिस्ट कम इंजीनियर थे, विश विश्वासवराया विश्वेश्वराया, इन्होंने 1934 में एक बुक लिखी, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो ये भारत की आज़ादी से काफ़ी समय पहले ही जो प्लान्ड इकोनॉमी की बात करने लगे, योजनाबंदी की बात करने लगे और 1944 में बॉम्बे प्लान बनाया गया और ये पब्लिश किया गया 1944 में और इसको जो 8 हिंदुस्तान के लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने इसकी प्लानिंग की, बॉम्बे प्लान। तो उसके बाद गांधीयन प्लान, एस एन अग्रवाल थे, इन्होंने 1944 में एक गांधीयन प्लान थी जो ये बनाई और उसके बाद 1944 में प्लानिंग डेवलपमेंट काउंसिल जो थी ये सेटअप की गई और इसके जो चेयरमैन थे ये श्री ए दलाल थे और पीपल प्लान ड्राफ्ट, ये एम एन रॉय वाला, ये बहुत ही फेमस है और इसके बारे में बात बार बार की जाती है। पीपल्स प्लान ड्राफ्ट एम एन रॉय जी ने बनाया और 1946 में जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट थी जिसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड एस्टेब्लिश किया और 1947 में इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नेहरू साहब और 1950 में प्लानिंग कमीशन ही सेटअप कर दिया गया और याद रखिए ये कौन सी और नेक्स्ट हमारे पास 1950 में मोदी साहब जब पावर में आए तो इन्होंने प्लानिंग कमीशन का नाम नीति आयोग रख दिया। प्लानिंग को इन्होंने प्लान नीति बना लिया और कमीशन को आयोग बना लिया और क्योंकि प्लानिंग कमीशन ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बना था तो इसलिए इसके जो कंपोजिशन और स्ट्रक्चर में चेंजेस लाई जा सकती थी। तो अब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन है। उनमें से एक आर्टिकल को हम पिकअप करेंगे जो हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है, दैट इज आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का है, तो उसमें वेलफेयर स्टेट या सोशलिज्म की बात की गई है। तो प्लानिंग कमीशन जो है ये वेलफेयर मेजर और जो सोशलिस्टिक मेजर है या हमारी इकोनॉमी को सोशलिस्टिक ओरिएंटेशन देने के लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया और इसका पर्पस वेलफेयर था और नॉट ओनली द प्रॉफिट मेकिंग लाइक प्राइवेट सेक्टर। देखिए प्राइवेट सेक्टर में भी प्लानिंग होती है, अगर एक शॉपकीपर भी शॉप रन करता है तो वो भी प्लान करता है कि मैंने अपना बिजनेस कैसे रन करना है, लेकिन जो उसकी प्लानिंग है या जो किसी इंडस्ट्री की प्लानिंग है उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट मेकिंग होता है और जो भारत का प्लानिंग कमीशन है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव पब्लिक वेलफेयर है, पॉवर्टी एलिवेशन है और उसके साथ समय के साथ इवॉल्व हो। मैं थोड़ा सा ये भी बात ऐड कर दूं क्योंकि फर्स्ट प्लान का फोकस वाज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, सेकंड का बेसिक इंडस्ट्रीज और बाद में फिर पॉवर्टी एलिवेशन भी इसमें आएगा। तो ये जो प्लानिंग कमीशन की इंस्टीट्यूशंस हैं इसकी प्रायोरिटीज भी डायनामिकली डेवलप होती रही हैं, वो समय समय के साथ
उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन होती गई है। तो अब कमीशन क्या है? कमीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैबिनेट। कमीशन कैबिनेट से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि प्लानिंग बनाने में हमारे पास डोमेन एक्सपर्ट्स चाहिए, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट चाहिए, उनको इंडिपेंडेंटली काम देना पड़ेगा। और इनकी जो प्लान्स की प्रायोरिटीज है वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सेटअप करेगी, वही इनकी प्लान को अप्रूव करेगी। लेकिन जो प्लान फॉर्मुलेशन का टेक्निकल पार्ट है वो प्लानिंग कमीशन ही बनाएगा। और उसमें जो पॉलिटिकल क्लास की रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत कम रखी गई है। और बेसिकली उसमें जो हमारे पास डोमेन एक्सपर्ट्स या जो फील्ड एक्सपर्ट्स हैं उनको रखा जाए। तो ए स्टाफ ड्राफ्ट्स प्लान, वो प्लान को ड्राफ्ट करता है अंडर द गाइडेंस ऑफ कमीशन, कमीशन की गाइडेंस के अधीन। जो ड्राफ्ट है ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी को प्रेजेंट किया जाता है, और जिसमें प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स होते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको कवर किया है एनडीसी को, और इसकी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है। तो प्लानिंग कमीशन जो है, प्लानिंग कमीशन के मेंबर सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर, स्टेट्स और यूटी के चीफ मिनिस्टर, और जो जिन यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो इसमें आ जाते हैं। और 1967 के बाद तो जितने यूनियन मिनिस्टर्स हैं ये हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डोमेन एक्सपर्ट्स की एक बहुत बड़ी जो मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि प्लान फॉर्मुलेशन सेंटर पे होती है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन तो स्टेट्स में होनी है। तो जो उन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी ओपिनियन के बिना या उनकी इनपुट्स के बिना, उनकी फीडबैक के बिना, उनकी मॉनिटरिंग के बिना हम प्लान को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन एनडीसी बनाएगी जिसका पर्पस सेटिंग अप द प्रायोरिटीज फॉर प्लानिंग। प्लानिंग की जो प्राथमिकताएं हैं ये एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एस्टेब्लिश करती है। उसके बाद प्लान का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद एनडीसी ही उस ड्राफ्ट को अप्रूव करती है। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे जो थे, तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो चेयरमैन होता है प्लानिंग कमीशन का। और ज्यादा जो काम है इसमें जो डेप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन होते हैं और वो करते हैं। तो इसकी फंक्शन क्या है? आपने आंकलन करना है, असेसमेंट करना है किस चीज का, कि कंट्री, देश में कितने मटेरियल रिसोर्सेज हैं, कितने कैपिटल और कितने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, और फिर उनको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो उसके बाद एक ऐसी प्लान बनानी है जो इफेक्टिव और बैलेंस यूज करे रिसोर्सेज का। ऐसे ना हो कि आप अपना रॉ मटेरियल खत्म ही कर बैठे, या कैपिटल इतनी ज्यादा इन्वेस्ट इन्वेस्ट कर दें तो जो कैपिटल से अभी, या उसकी एक ही एरिया में इन्वेस्टमेंट कर दें। तो एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड वन। डिफाइनिंग स्टेज इन विच द प्लानिंग शुड बी कैरिड आउट। फिर प्लानिंग की स्टेजेस होती हैं, क्योंकि 5 साल की प्लान इंडिया में बन रही है। तो कुछ पर्सनालिटीज ने लॉन्ग टर्म पर, आगे हम बढ़ेंगे पर्सपेक्टिव प्लानिंग एज वेल। तो 5 ईयर को हम ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक बार प्लानिंग स्टार्ट करके उसका रिव्यू 5 साल के बाद ही करें। उसकी स्टेजेस, रिव्यू की भी स्टेजेस सेट करेंगे। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की 2 साल बाद मीटिंग होती है, तो उसकी मॉनिटरिंग 2 साल के बाद होगी। तो हम अगर इसकी प्लानिंग करनी हो तो पहले 2 साल में हमने क्या अचीव करना है वो फर्स्ट स्टेज एस्टेब्लिश की जाएगी। और जो पहले 2 साल में अचीव हुआ है फिर उसके आधार के ऊपर प्लान को रिव्यू भी किया जा सकता है।
तो उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिसोर्सेज एक बड़ी वाइड टर्म है, बड़ा फैला हुआ शब्द है ये। और इसमें मटेरियल कैपिटल, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, काफी कुछ इसमें आ जाता है। लेकिन आप तीन टर्म ही अभी याद रख लीजिए, वो मटेरियल, कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्सेस। और उसके बाद और उसकी अप्रेजल, पेरियोडिक अप्रेजल करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम, ठीक है ना, ताकि आप देख सकें कि जो आपने प्लानिंग के लिए टारगेट फिक्स किए हैं क्या वो अचीव भी हो सकते हैं कि नहीं। तो अब जब प्लानिंग आपने इम्प्लीमेंट करनी है, इतने डाइवर्सिफाइड एनवायरनमेंट में इम्प्लीमेंट करनी है, एक स्टेट दूसरे स्टेट से अलग है, पहली बात। दूसरी बात ये, विद इन द सेम स्टेट आप सेम प्लान नहीं रख सकते। जैसे अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब के लिए जो पंजाब में बठिंडा एरिया या जो हमारा मालवा के लिए प्लान सूट करता है, वो दोआबा के लिए या माजा के लिए नहीं सूट करता। या जो मालवा का एक हिस्सा है, जो नॉर्दर्न हिस्सा है, जो उसके लिए प्लान है, वो साउथर्न को सूट नहीं करता। जो माउंटेन्स के पास, जो शिवालिक्स माउंटेन के बिल्कुल एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके लिए प्लानिंग और लुधियाना के लिए प्लान डिफरेंट होगी, जो फिरोजपुर या फरीदकोट के लिए बनेगी उससे। तो ऐसे ये तो प्लानिंग जो है, अब आप इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन दोनों टर्म में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इंट्रा स्टेट कोऑर्डिनेशन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक पर्सपेक्टिव, हमने लॉन्ग टर्म, जो हमारा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, वो हमने दिमाग में रखा। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है, प्लानिंग कमीशन से अटैच्ड है, और ये 1965 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसमें एक्सपर्ट्स भी होते हैं, और अलग अलग क्रॉस सेक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी से एक्सपर्ट्स भी होते हैं, पॉलिटिकल क्लास की भी इसमें फुल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो इस तरह से हमारे पास प्लानिंग कमीशन बनता है। तो अब प्लानिंग कमीशन जो था, मान्यवर मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने इसकी हिंदियाइजेशन कर दी, प्लानिंग नीति कमीशन आयोग। और उन्होंने इसको चेंज करने की कोशिश की। भारत पिछले जब से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट हुई है 1990 से, उस समय से भारत में सोशलिस्टिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के जो मेथड्स हैं, वो चेंज हो रहे हैं। और हमारी इकोनॉमी में कैपिटलिस्टिक कंटेंट या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जिसको हम 1990 से पहले अवॉइड करते थे बिकॉज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हैंगओवर्स, तो बाद में ये सारा आइडिया चेंज किया गया। और नए एनवायरनमेंट के साथ, क्योंकि इंडिया 1990 तक जो इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थी, ये काफ़ी हो चुकी थी, और इंडिया इवन एज ए नेशन भी काफ़ी हद तक इंटीग्रेट हो चुका था। तो उसके बाद, और आल्सो थैंक्स टू द इकोनॉमिक क्राइसिस दैट इंडिया फेस्ड इन 1990, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कैपिटलिज्म का जो करैक्टर्स थे, ये इंडियन इकोनॉमी में बढ़ने लगे। और नीति आयोग उसकी एक एग्जाम्पल। तो इसमें उन्होंने क्या किया, आयोग विल प्रोवाइड गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल रेलेवेंट स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस across the spectrum of key elements of the policy. This includes matters of national and international importance on economic front. और उसके बाद dissemination of best practices from within the country as well as from the nations, the infusion of new policy ideas, and the specific issue based support. तो ये हमारा जो इसमें मेन पार्ट था नीति आयोग। तो नीति आयोग की कंपोजिशन जो थी,
इसकी इन्होंने क्रॉस प्राइवेटाइजेशन करनी शुरू कर दी मोदी जी। जो हमारे पास इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट्स होते थे, जो सोशलिज्म को बैप्टाइज्ड होते थे, उनकी जगह पे इन्होंने जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्राइवेट सेक्टर से लाने शुरू कर दिए। और उन्होंने 5 फुल टाइम मेंबर और जो 2 पार्ट टाइम मेंबर रख लिए, और 4 उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स रख लिए। तो अब इन्होंने इसमें इसकी पॉलिटिक्स सफिशिएंट पॉलिटिसाइजेशन कर दी। पॉलिटिसाइजेशन तो अब इसमें बिल्कुल जो राइट विंग पॉलिटिक्स इसमें आ गई। जो सोशलिस्टिक ओरिएंटेशन वाले इकोनॉमिस्ट थे, उनको यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स थे, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह भी इसके वाइस चेयरमैन रहे हैं। प्लानिंग, वो टर्म वाइस नहीं यूज करते, डेप्टी चेयरमैन रहे हैं प्लानिंग कमीशन के। और उनके समय में जो 7th 5 ईयर प्लान थी, उसमें इंडिया का ग्रोथ रेट 8% के पास था। तो अब इसमें काफी चेंजेस आ चुकी हैं, विच मे और मे नॉट बी ए वेलकम ट्रेंड। इसमें थोड़ा कमेंट करना है इस स्टेज पे डिफिकल्ट है। नाउ द डेवलपमेंट प्लान्स ड्रॉन अप बाय द प्लानिंग कमीशन। तो प्लान का जो एक पीरियड था वो 5 साल रख दिया गया। और प्लान इंडिकेटिव ही बन सकती है, क्योंकि एक स्टेट और दूसरे स्टेट का बड़ा जबरदस्त डिफरेंस है। और विद इन द स्टेट भी आप एक ब्लूप्रिंट, एक ऐसी प्लान नहीं बना सकते जो सारे ही स्टेट में इंप्लीमेंट की जा सके। और आपको एटलीस्ट स्टेट को भी आगे रीजन्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये काम तो सारा हमें छोड़ना पड़ेगा स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर। लेकिन जो ब्रॉड प्लानिंग होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार ड्राफ्ट करके देगी। और वो जो एक ब्रॉड प्लानिंग है, उसको उसकी जो लोकल फिलिंग अप है वो स्टेट्स ने कर। तो इसी के कारण जो हमारी 5 ईयर प्लान है वो इंडिकेटिव, वो एक पैरामीटर्स दे देते हैं कि ग्रोथ रेट इतना चाहिए। जो आपके सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं उनके टारगेट फिक्सेशन कर देते हैं, ब्रॉड गाइडलाइंस इशू कर देते हैं, फंड्स की सपोर्ट दे देते हैं। और रेस्ट ऑल दैट प्लान विल बी एग्जीक्यूटेड इन द फील्ड्स। वो सारे जो डिसीजन मेकिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो अब इसमें प्लानिंग की सेक्टरल एलोकेशन भी होती है, रीजनल भी, नेशनल भी। सेक्टरल एलोकेशन का मतलब इसमें मैं ये निकालना चाहता हूँ कि आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना पैसा देना है, इंडस्ट्री को कितना देना है। फिर प्लान का मेन एम्फेसिस क्या है। जैसे ही भारत आजाद हुआ तो बंगाली और पंजाबी आपस में झगड़ने लगे, माइग्रेशन पॉपुलेशन का बहुत हो गया। 10 लाख पंजाबी और लगभग सेम अमाउंट के जो बंगाली थे, उनकी पॉपुलेशन जो थी वो माइग्रेट कर गई। तो रिफ्यूजी को सेटल करने की प्लान बनानी पड़ी। और उसके बाद क्योंकि इंडिया अब ऐसे था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट तो जा चुकी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज ऑफ इंडियंस। तो उसके लिए जो हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाई, तो उसमें तो ऐसे था कि हमारी जो पुअर पॉपुलेशन है इसको हम फीड ही कर पाए, इवन दैट इज सफिशिएंट। तो जो हमारी रोटी थी दैट वाज, या जो खान पान था, इसको टॉप प्रायोरिटी की गई। खान पान का मतलब होता है कि आपकी एग्रीकल्चर। तो मेजर ऑब्जेक्टिव जो हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनी, उसका पीरियड था 1951 से 56।
और इसका ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर, प्राइस स्टेबिलिटी, पावर एंड ट्रांसपोर्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, प्राइस स्टेबिलिटी हमारा जो है ये भी एक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और एग्रीकल्चर। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो थी हमारी, इसका जो मेन फोकस था बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जो इम्बैलेंस को करेक्ट करना। इम्बैलेंसेस किसने कॉज किए थे, वर्ल्ड वॉर 2 में। तो पार्टीशन भी हुई, पार्टीशन के बाद रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम, उनकी रीसेटलमेंट की प्रॉब्लम, ऐसे बड़े टफ इश्यूज थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने। तो जो फर्स्ट प्लान है इसको डोमर प्लान बोलते हैं। डोमर ये फ्रेंच एक्सपर्ट थे, डोमर उनके नाम के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ। तो जो डोमर साहब थे, उनकी जो डोमर मॉडल ऑफ प्लानिंग था, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दी गई, एग्रीकल्चर। और खेती बाड़ी के लिए इरिगेशन भी चाहिए, पावर भी चाहिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। और इसी पीरियड में जो मेन एम्फेसिस हमारा जो भाखड़ा नंगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था, इसके ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रहा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भाखड़ा नंगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को एक भारत की डेवलपमेंट के शो पीस की तरह इसको प्रेजेंट करते थे। तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट था वो 7% का ऑफ द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम 18% से ग्रो हुई, और पर कैपिटा इनकम 11% से। और ये एक बड़ी सक्सेसफुल प्लान थी। 20% फूड प्रोडक्शन बढ़ गई। तो जो प्रोविजंस फर्स्ट 5 ईयर प्लान की प्रोविजंस में 2378 करोड़ रुपीस जो था इस पीरियड में स्पेंड किया गया। और लेकिन ये एलोकेशन थी, बेसिकली एलोकेशन इतनी थी, और जबकि स्पेंडिंग जो हुई वो 1960 करोड़ रुपीस इसको स्पेंड कर दिया गया। और अब जो सेकंड 5 ईयर प्लान है, यहाँ से हम हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टडी करेंगे।